Hello everyone, I am the passionate medico, aka Dr. Krishna Purohit. I am starting my YouTube journey with this video, so show some love. And for it, I choose radiology to be the subject of this video. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो मेडिकल से है, आयुष से है, पैरामेडिकल से है, डेंटल से है, जो फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में है और उन्हें एक्सरे, सीटी, एमआरआई की फाइंडिंग्स, नॉर्मल एक्सरे उनमें एबनॉर्मलिटीज ही फाइंड आउट करना नहीं आती। उन्हें नहीं पता होता है कि एक्सरे में एपी व्यू कौन सा होता है, पीए व्यू कौन सा होता है, लेटरल व्यू कौन सा होता है और लेटरल डेक्यूबिटस व्यू क्या होता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि रेडियोलॉजी एक ब्रॉड टर्म में क्या होता है। रेडियोलॉजी बेसिकली किसी भी हाई रेडिएंट एनर्जी या रेडियो एक्टिव मटेरियल को यूज करके किसी भी ऑर्गन की या किसी भी बोन की एक पैथोलॉजी या डायग्नोसिस फाइंड आउट करना, जिससे कि हम उसको ट्रीट कर सकें या उसका हम ट्रीटमेंट फर्दर कर सकें। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम इसे कैसे फर्दर मूव करेंगे। ठीक है। तो रेडियोलॉजी को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम डील करेंगे सीटी या एमआरआई, क्रेनियम या ब्रेन का। और थर्ड पार्ट में हम क्लिनिकल केसेस देखेंगे, जिसमें हमने जितना भी सीखा है वो सबको हम मिला देंगे। ठीक है। अब इनमें हम क्या क्या देखेंगे, तो सीटी, एमआरआई या चेस्ट एक्सरे में हम उसका ओवरव्यू देखेंगे। नॉर्मल स्ट्रक्चर उनमें कौन कौन से होते हैं वो सीखेंगे। उसमें एबनॉर्मलिटीज कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम देखेंगे। और उसको रिपोर्ट या कंक्लूजन क्या है जिससे कि हम उसे फर्दर ट्रीट कर सकें, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चेस्ट एक्सरे। अब चेस्ट एक्सरे सीखने से पहले अब कुछ बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्काईग्राम। स्काईग्राम बेसिकली जो हम एक्सरे फिल्म जो हम करते हैं उसे हम स्काईग्राम कहते हैं। और जो टेक्निक है जिससे कि एक्सरे होता है उसको स्काईग्राफी कहते हैं। नॉर्मली जो एक्सरे आप देखते हैं उसको स्ट्रेट एक्सरे कहा जाता है। और अगर वो किसी मीडियम में हो रहा है तो उसे कॉन्ट्रास्ट एक्सरे कहेंगे। ठीक है। अब एक्सरे के भी चार व्यू होते हैं। एपी व्यू, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू जिसे कहते हैं, पीए व्यू, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू, लेटरल व्यू और लेटरल डेक्यूबिटस व्यू, जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि एक्सरे में एक्सपोजर कितना होता है, सॉफ्ट टिश्यू कौन कौन से उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं, उसमें एयर ब्रोंकोग्राम कितना होता है और कॉन्ट्रास्ट एक्सरे हम कैसे देखेंगे। अब एक्सरे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी है। अगर आपने स्कूल में डेंसिटी पढ़ी है तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट ज्यादा है तो बट ऑब्वियस कॉमन चीज है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो एक्सरे की पेनिट्रेबिलिटी कम हो जाएगी उतनी ही। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब ये देखिए, तो जिस ऑब्जेक्ट की एटॉमिक वेट या डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही डेंस होगा और एक्सरे उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अगर अपन मेटल देखें जो कि मोस्ट डेंस होता है तो उसको एक्सरे उतना ही पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो वो व्हाइट इन कलर आएगा एक्सरे में। अगर अपन बोन्स देखें जो कि माइल्डली पेनिट्रेबल होती है तो वो नियरली व्हाइट इन कलर होगी बोन। ठीक है। अगर वाटर देखें जो कि और लेस डेंस होता है तो वो लाइट ग्रे में दिखेगा। या और अगर फैट देखें
तो वो डार्क ग्रे में विजुअलाइज होगा। और गैस देखें जो कि लीस्ट डेंस होती है, तो वो ब्लैक इन कलर आपको दिखेगी। ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। के बाद एक टॉपिक आता है टेक्निकल क्वालिटी। अब एक्सरे में ऐसा होता है बहुत सी बार कि बहुत सी टेक्निकल क्वालिटीज होती है एक्सरे करने से पहले, जो कि नॉर्मली नहीं हो पाती है। ठीक है। जिससे कि एक्सरे और इनहेंस या और अच्छा हो सकता है। तो वो अपन समझ लेते हैं कि तीन फैक्टर होते हैं जिससे कि टेक्निकल क्वालिटी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सरे। फर्स्ट है इंस्पिरेशन, सेकंड है पेनिट्रेशन, और थर्ड है रोटेशन या सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंस्पिरेशन से। कोई भी पेशेंट अगर चेस्ट एक्सरे के लिए आया है, तो उसे सजेस्ट करना चाहिए कि वो फुल्ली इंस्पिरेशन करे, क्योंकि अगर वो फुल्ली इंस्पिरेशन नहीं करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्गन्स है वो एकदम क्लियरली नहीं होगी। ओवरलैप हो जाएंगे ऑर्गन्स, एक के ऊपर एक या आगे पीछे हो जाएंगे, और रेप्स जो है वो आपको प्रॉपरली शो नहीं हो पाएगी। और जो आप डायग्नोसिस करना चाह रहे हैं किसी भी चीज की लंग्स में, वो प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं होगी। तो उसे पेशेंट को कहें कि आप प्रॉपर इंस्पिरेशन करें। इसके लिए एक रूल भी कहा गया है, रूल ऑफ थंब, जिसमें बताया गया है कि अगर आपको देखना है कि गुड एक्सरे कौन सा है या प्रॉपर इंस्पिरेशन कौन सी है, तो एक्सरे में एटलीस्ट 6 रिब अबाव द डायफ्राम होनी चाहिए। अगर वो है तो वो गुड इंस्पिरेशन है, और अगर वो नहीं है तो उसे हम शैलो इंस्पिरेशन कहते हैं, कि ठीक से उन्हें इंस्पायरेशन नहीं हुई है। अब शैलो इंस्पिरेशन उन पेशेंट्स में होती है या उन व्यक्तियों में होती है जिन्हें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एल्डरली पेशेंट हो गए हमने, या जिन्हें पेन होता है, फ्रैक्चर्स है जिन्हें, या अनकॉन्शियस पेशेंट है, या मतलब जो बेहोश है, बेसिकली जिनकी हम बेड साइड या जिन्हें हम अ, वो बेड पे हैं, वो उठ नहीं सकते, उनका अपन एक्सरे कर रहे हैं। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बेसिकली? इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो कार्डियक डायमीटर जो है बेसिकली, एक मिनट, जैसे अपन देखें, जो कार्डियक डायमीटर है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा इनलार्ज हो जाता है। ठीक है। और जो डिसेंड होती है, लंग्स की डिसेंडिंग भी प्रॉपर नहीं होती। हमें क्रोस्टोफेनिक एंगल्स जो है वो प्रॉपर विजुअलाइज नहीं हो पाते। और बेसिकली अगर हम रिब्स भी गिने नॉर्मल से, जैसे हम, ये गुड है, गुड इंस्पिरेशन है, गुड इंस्पिरेशन में अगर हम अपन गिने रिब्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 रिब्स हम यहाँ गिन पा रहे हैं। और अगर हम इसमें गिने बैड इंस्पिरेशन में, तो 1, 2, 3, 4, 5 और माइल्डली 6 हम रिप्स गिन पा रहे हैं। ठीक है। अब इसका एक और डिफरेंस होता है कि जो डायमीटर होती है हार्ट की, वो हाफ होती है थॉरेक्स के डायमीटर से। ये गुड इंस्पिरेशन का एक टाइप है पता करने का, कि हम उसे कैसा पता करें कि गुड इंस्पिरेशन है। और अगर अपन बैड इंस्पिरेशन में देखें, शैलो इंस्पिरेशन में देखें, तो यह डायमीटर यहाँ पे कार्डियो की या हार्ट की डायमीटर थॉरेक्स से बढ़ जाती है, मतलब हाफ से ज्यादा हो जाती है। ये भी एक तरीका है गुड और बैड इंस्पिरेशन को पता करने का। उसके बाद आता है एक्सपोजर या पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब कि किसी भी ऑर्गन की, जैसे अपन एक्सरे कर रहे हैं, तो लंग्स की एक्सरे कितना पेनिट्रेट कर रहा है लंग्स को, वो उसकी पेनिट्रेबिलिटी होती है, जिससे कि अपन ऑर्गन्स विजुअलाइज कर पाए, हार्ट, लंग्स,
एरोटिक आर्च, पल्मोनरी आर्टरी, ये सब अपन ट्रैकिया, ये सब अपन विजुअलाइज कर पाए इजीली। और अगर अंडर एक्सपोजर होगा कोई भी एक्सरे, जैसे कि ये है, अगर ये आपके पास एक्सरे आया तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें कोई डायग्नोसिस है? तो इसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो इसमें जो वो प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं होगी, वो पूरी फेड आउट हो जाएगी या वाइटिश हो जाएगी। इसमें आपको डिस्क या डिफरेंशिएशन हार्ट में और वर्टिब्रल कॉलम में नहीं पता कर पाएंगे। एक इसका बेसिक सा रूल है। और आप थोरेसिक वर्टिब्री में विजिबिलिटी नहीं शो होगी। तो ये एक तरीका है कि अंडर एक्सपोज एक्सरे कैसा होता है। ठीक है। उसके बाद है ओवर एक्सपोज एक्सरे। अब ओवर एक्सपोज एक्सरे कैसा होता है? तो ओवर एक्सपोज एक्सरे में अगर अपन देखें, तो ओवर एक्सपोज एक्सरे में आपको पहले तो ये वर्टिबल कॉलम है, तो वर्टिबल कॉलम के इंटरवर्टिबल डिस्क भी आपको शो होंगे हार्ट के पीछे से, वो भी विजुअलाइज होंगे। तो नॉर्मल जो एक्सरे होता है उसमें ये शो नहीं होता है। इतना ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं होता है कि वो एक्सट्रीमली रेडियोलूसेंट हो जाए लंग, और पीछे का जो वर्टिबल कॉलम है वो शो होने लग जाए। ये एक डायग्नोसिस होती है इन्फाइसीमा की। तो आप बचिए कि आप डायग्नोस कर पाए कि ओवर एक्सपोज कौन सा एक्सरे है और अंडर एक्सपोज कौन सा एक्सरे है। इसमें भी एक डायग्नोसिस हो सकती है कंसोलिडेशन की। तो आपको पता होना चाहिए कि ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज में क्या डिफरेंस है, या कैसे हम पता करें अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज क्या है। इसका एक और आपको मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल एक्सरे अगर आपको पता होगा तो आप फिगर आउट कर पाएंगे कि अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज एक्सरे क्या है। ये अपन देख रहे हैं अंडर एक्सपोज एक्सरे। अब अंडर एक्सपोज एक्सरे में क्या होगा? कंसोलिडेशन होगी बेसिकली। ठीक है। इसमें आपको वर्टिबल कॉलम जो नॉर्मली जो दिखता है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, और डिफरेंशिएशन नहीं होगा हार्ट में और वर्टिबल कॉलम में। पूरा ही पूरा वाइटिश हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है। अब अगर अपन नॉर्मल देखें, तो नॉर्मल में थोड़ी सी डिस्टिंग्विशन अपने को दिखेगी। इसमें अपने को ट्रेकिया भी विजुअलाइज होगा कि थोड़ी सी राइट साइड में है ट्रेकिया। अंडर एक्सपोज में ट्रेकिया विजुअलाइज ही नहीं हो रहा है पूरा। कुछ पार्ट अपने को वर्टिबल कॉलम का भी शो होगा, और एक डिफरेंशिएट अपन कर पाएंगे कि ये हार्ट है और ये वर्टिबल कॉलम है। तो उससे अपने को पता चलता है कि ये करेक्ट एक्सपोजर है। अब अगर अब अगर अपन अंडर एक्सपोज में जाएंगे, तो इसमें पूरा का पूरा वर्टिबल कॉलम इजीली विजुअलाइज हो जाएगा, और जो हार्ट जो है वो एकदम माइल्डली शो होगा। उसके पीछे जो वर्टिबल कॉलम है वो भी क्लियरली विजुअलाइज अपने को हो जाएगा। तो इससे अपने को पता चलता है कि ये ओवर एक्सपोज एक्सरे है। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। अब अपन आते हैं पोजीशनिंग और व्यू। अब अगर अपन देखें तो एक्सरे को अपन चार तरह से, ये चार टाइप के एक्सरे अपन निकालते हैं। फर्स्ट है एंटीरियो पोस्टीरियर, सेकंड है लेटरल, थर्ड है, सॉरी, फर्स्ट है पोस्टीरियो एंटीरियर, सेकंड है लेटरल, थर्ड है इंटीरियो पोस्टीरियर, और ये स्पेलिंग गलत हो गई है, लेटरल डेक्यूबिटस व्यू। मैं सही कर लेता हूँ। लेटरल डेक्यूबिटस व्यू। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले तो पोस्टीरियो इंटीरियर से। पोस्टीरियो इंटीरियर बेसिकली
वो व्यू है जहाँ पे अपन, मतलब मान लीजिए ये पेशेंट का इंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू है, तो अपन उसको एक्सरे के इस डायरेक्शन में खड़े रहने को बोलेंगे ताकि एक्सरे यहाँ पे अपने को मिल जाए। ठीक है, मतलब पीछे से आगे की तरफ में उसको एक्सरे मिलेगा अपने को, तो वो हो गया पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। इसे अब मतलब पोस्टीरियर साइड में अपन एक्सरे की बीम होगी और एंटीरियर साइड में फिल्म होगी। इस डायरेक्शन में पेशेंट को खड़ा रहना है। ठीक है, जैसे ये आप देख लीजिए, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है, ये एक्सरे की बीम है, मतलब एक्सरे यहाँ से निकलती है, और ये फिल्म है जहाँ पे अपने को एक्सरे कलेक्ट होती है। इनकी डिस्टेंस बेसिकली कहीं पूछ लेते हैं तो इसकी डिस्टेंस 72 इंचेस होती है। ठीक है, इसका जो व्यू है वो ऐसा विजुअलाइजेशन इसका होता है, जो कि मोस्ट मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब अपन दूसरे व्यू पे आते हैं, जो कि है लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में बेसिकली क्या होता है, लेटरल व्यू में हम पेशेंट को इस कंडीशन में खड़ा करवाते हैं, जिससे कि हम पता कर सके कि मतलब 3 डायमेंशनल पोजीशन में ऑर्गन में कुछ डिफॉर्मिलिटी या एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, अगर अपन एक ब्रॉड ब्रॉड टर्म में देखें तो ये कार्डियक या हार्ट है। ठीक है, तो इसमें विजुअलाइज तो नहीं हो पा रहा है, पर अगर करने की कोशिश करें तो ये एरोटा है, और ये जो है, अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो ये पल्मोनरी आर्टरी विजुअलाइज होगी। और ऐसे देखें तो ये वर्टिबल कॉलम हो गई, ये हो गया ऑब्लिक फिशर, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल फिशर। जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये हो गया ऑब्लिक फिशर, ये हॉरिजॉन्टल फिशर, ये आपका हार्ट, ये आपका एरोटा, और ये पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब अगर अपन ऊपर वाले में देखें, इसमें, तो इसमें जो कि मोस्ट कॉमन है, इसमें आपको क्या क्या विजुअलाइजेशन हो रही है देखना चाहे तो। पहले तो अपन रिप्स गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये अगर 8 रिप्स है, और माइल्डली ये 9th रिप्स भी दिख रही है, तो मतलब ये गुड इंस्पिरेशन है और गुड एक्सरे है, गुड इनफ एक्सरे है। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखना चाहें कि इसमें अपने को क्या क्या विजुअलाइजेशन हो रही है, बेसिकली ये आपको स्पाइनस प्रोसेस दिख रही है 3, ये जो है क्लेविकल के एंड्स दिख रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपको हार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये डायफ्राम के डोम से। एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये जो है बेसिकली, ये या ये बेसिकली गैस्ट्रिक फंडस बबल है, जो स्टमक में होते हैं वो। यहाँ पे आपको लीवर विजुअलाइज होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको क्लेविकल विजुअलाइज हो रही है, ये हो रही है। यहाँ पे आपको एक्रोमिनियन प्रोसेस दिख रही है, ये आपको ह्यूमरस का हेड विजुअलाइज हो रहा है। तो बेसिकली कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको विजुअलाइज इसमें हो रही है। अब एक चीज अपन ऊपर भूल गए हैं मैं आपको बताना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन भी बहुत जरूरी है एक एक्सरे में देखना। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या है कि पेशेंट स्ट्रेट कंडीशन में बैठा है कि नहीं बैठा है फिल्म में। अगर वो स्ट्रेट कंडीशन में नहीं बैठेगा, प्रॉपर सिटिंग में नहीं बैठेगा,
तो ऑर्गन ओवरलैपिंग हो सकती है। जैसे कि ये एक आपको नॉर्मल एक्सरे दिख रहा है और ये एक रोटेशन वाला एक्सरे है। अब नॉर्मल एक्सरे कैसे है, रोटेशन वाला कैसे नहीं, अगर अपन देखें तो ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस से क्लेविकल की जो एंड है, वो अगर सेम डिस्टेंस पे है लेफ्ट और राइट साइड के, तो वो प्रॉपर या करेक्ट रोटेशन या सेंट्रलाइजेशन है। पर अगर वो प्रॉपर रोटेशन में नहीं है, वो इम्प्रॉपर तरीके से बैठा है, जैसे कि इस कंडीशन में देखें तो ये कहीं पे क्लेविकल का एक एंड है और ये दूसरा एंड है। ये अपन विजुअलाइज कर ले कि ये स्पाइनस प्रोसेस है, क्योंकि विजुअलाइज नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दिख रही है, जो कि एक और साइन है ओवरलैपिंग का। तो अगर अपन ये देखें कि ये एक क्लेविकल और ये दूसरी क्लेविकल, और इससे स्पाइनस प्रोसेस की डिस्टेंस ज्यादा है, इससे स्पाइनस प्रोसेस की डिस्टेंस कम है, तो अपन फिगर आउट कर पाएंगे कि जो राइट साइड है, राइट साइड पेशेंट की शिफ्टिंग ज्यादा है, मतलब पेशेंट राइट साइड टिल्ट हो गया है एक्सरे करते समय। इससे अपने को पता चल जाएगा कि ये करेक्ट रोटेशन नहीं है। मतलब इससे अपन कुछ भी डायग्नोस इस एक्सरे से अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइजेशन ही नहीं है, तो सिमेट्री आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेटरल पोजीशन। अपन आते हैं नेक्स्ट पे एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू पे। एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू हम कब कराते हैं, जब पेशेंट कॉपरेट करने की कंडीशन में नहीं हो, पेशेंट या तो अनकॉन्शियस हो या इमोबिलाइज हो, उस कंडीशन में अपन एपी व्यू कराते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर, जो कि लीस्ट कॉमन है। और इसका अपन अगर व्यू भी देखें ये व्यू से, तो भी कुछ ऐसा आता है। अब ये लीस्ट कॉमन भी इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बात तो कंसोलिडेशन हो जाती है ऑर्गन्स की, देखिए। और इसमें एक और पैथोलॉजी है कि आपको जो हार्ट है, वो भी आपको रॉन्गली डायग्नोसिस होगा एक्रोमेगेली का, सॉरी एक्रोमेगेली बोल रहा हूँ, कार्डियोमेगेली का। अब आप एपी और पीए व्यू को एक ब्रॉड ब्रॉड टर्म्स में समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप, ये एपी व्यू है, ये पेशेंट है, ये उसकी वर्टिबल कॉलम है, ये उसका लंग्स है। ठीक है, और यहां से बीम पास आउट हो रही है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ऐसे, ऐसे, ऐसे। और ये यहाँ पे कुछ आपकी फिल्म लगी है। तो एक बट ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑर्गन इस, ये जो यहाँ ये जो सिस्टम है या जो एक्सरे के बीम इजेक्टर है, उसके पास में होगा, उसकी इमेज इस फिल्म पे सबसे बड़ी बनेगी। ये तो आपको समझ में आता है ना। अब इसका एक कॉमन एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि दिए के पास में, जैसे मान लीजिए कि ये जो है, ये दिया है, ये दिया है ऐसे, ये दिया है, और यहाँ आप खड़े हैं, और यहाँ पे आपकी इतनी बड़ी शैडो बन रही है। तो अगर इसके आप जितने पास खड़े रहेंगे, उस उतनी ही बड़ी आपकी शैडो बनेगी। और इससे आप जितने दूर खड़े रहेंगे, उतनी ही छोटी शैडो आपकी बनेगी। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ भी होती है कि आप बीम से जितनी
दूर खड़े हैं या ऑर्गन जितना दूर है उसकी इमेज उतनी ही छोटी बनेगी, और बीम के जितने पास ऑर्गन है उसकी इमेज इतनी ही बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे हार्ट जो है पास होता है, तो बेसिकली जो एपी जो व्यू है उसमें हार्ट की जो इमेज है वो बड़ी बनती है। ठीक है। और जो पीए व्यू है, पीए व्यू में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये आप पेशेंट हैं, यहाँ पे बीम है और यहाँ पे फिल्म है, और उसकी इमेज ऐसे बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पास में बीम के क्या हो गया, लंग, क्योंकि पोस्टीरियर साइड में लंग ज्यादा बड़े होते हैं और हार्ट जो है एंटीरियर साइड में ज्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली जो लंग है उसकी साइज इसमें बड़ी होगी। अब बेसिकली आपको ये बात तो समझना चाहिए कि किसी भी ऑर्गन की एग्जैक्ट इमेज आप एक्सरे में नहीं देख सकते, किसी भी फिल्म में आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, थोड़ा सा करेक्शन या थोड़ा सा enlargement या मैग्निफिकेशन आपको दिखेगा ही। तो एपी व्यू इसलिए ही लीस्ट कॉमन है क्योंकि इसमें एक फेक या इम्प्रॉपर डायग्नोसिस होती है कार्डियोमेगेली की, जो कि एक्चुअली में होता नहीं है पर इसमें शो होता है। इसमें एक तो कॉन्सोलिडेशन या ओवरलैपिंग भी हो जाती है लंग्स की, रिप्स प्रॉपर विजुअलाइज नहीं हो पाती है, और बेसिकली जो प्रॉपर जिन्हें नहीं पता होता है या प्रॉपर जो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, वो एक फेक या रॉन्ग डायग्नोसिस भी बना देते हैं कि इसमें कंसोलिडेशन शो हो रही है, तो उससे वो फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि ये डायग्नोसिस क्या है इसकी, इसलिए ये लीस्ट कॉमन है। फिर फोर्थ आता है लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन। अब इसमें पेशेंट को हम सुलाते हैं क्योंकि इसमें हमें फ्लूइड का विजुअलाइजेशन करना है। बीम, बेसिकली बीम यहाँ होती है और फिल्म जो है वो यहाँ लगी होती है। ठीक है। तो अब अपन चालू करते हैं लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन। इसमें बेसिकली हम उसको या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में पेशेंट को, अब हम स्टार्ट करते हैं लेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन। इसमें हम पेशेंट को या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में सुलवा कर एक्सरे की फिल्म निकलवाते हैं। इसमें हम बेसिकली, इसमें डायग्नोसिस का हमारा ये है कि इसमें हम फ्लूइड डायग्नोसिस बेसिकली देखते हैं कि इसमें फ्लूइड कलेक्शन है या नहीं है, और है तो उसकी डायग्नोसिस क्या हो रही है, प्लूरल इफ्यूजन हो रही है या कुछ और डायग्नोसिस हो रही है जिसकी वजह से लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट है। तो इसीलिए हम लेटरल डिस्ट्रीब्यूटर्स पोजीशन का एक्सरे हम कराते हैं। तो अब अगर अपन मीडिया स्टेनम की बात करें, अगला जो उसमें टॉपिक आता है या अगला जो हेडिंग है मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम बेसिकली एक सेंट्रल लाइन होती है, ये ये बेसिकली मीडिया स्टेनम कही जाती है। इसमें अपन ने पहले देखा कि इसमें अपने को विजुअलाइज हो रही थी स्पाइनस प्रोसेसेस, ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। इसमें कुछ ये क्लेविकुलस के एंड भी अपन विजुअलाइज कर पा रहे थे, जो कि सेंट्रली प्लेज है, मतलब ये गुड एक्सरे है। ये क्लेविकल है, क्लेविकल की बॉडी, ये बेसिकली ये ह्यूमरस है दोनों साइड के। ठीक है। और अगर अपन और अच्छे से थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करें तो ये जो है ये बेसिकली
हार्ट का एरोटा है। ये बेसिकली जो है ये पल्मोनरी आर्टरी है। ये जो है ये वाला एरिया ये सुपीरियर वीना केवा है। ये जो है ये राइट एट्रियम है। ये जो है ये यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल एंटीरियर साइड में ज्यादा होता है, इस वजह से राइट वेंट्रिकल यहाँ पे शो होता है। ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो है ये अपेक्स है हार्ट का। ठीक है। अब और अपन कुछ और चीज अगर देखें तो बेसिकली ये जो है ये डायफ्रामेटिक डोम है हार्ट की। ठीक है। और ये जो है ये जो सस्पेक्ट पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली बबल्स है गैस के स्टमक में, जिसको बोलते हैं कार्डियक बबल। फंडस में होते हैं बेसिकली ये। ठीक है। अब और अगर अपन विजुलाइज करें तो अपने को अगर यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल मास या फाइब्रस टिश्यू कुछ फाइंडिंग मिलती है और वो मर्ज है या हार्ट से जुड़ी हुई है, फेडेड स्ट्रक्चर कुछ शो हो रहा है, तो उसको अपन शिलॉट साइन कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज शिलॉट साइन से कहा जाता है। ठीक है। और अगर हम्म, अब अगर अपने को देखना हो कि हार्ट की डायमीटर क्या है, तो अगर अपन इसको सी डैश माना जाए और इसको सी डबल डैश माना जाए, तो क्या अपन डायमीटर को कह सकते हैं सी इज इक्वल्स टू सी डैश प्लस सी डबल डैश। ठीक है। और इसको अगर अपन थॉरैक्स की डायमीटर कहें तो बेसिकली सी बाय टी 0.5 से कम होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन कार्डियोथोरेसिक रेशो। तो कार्डियोथोरेसिक जो रेशो है वो 0.5 से कम होना चाहिए। अगर 0.5 से ज्यादा हो गया कार्डियोथोरेसिक रेशो, बता देता हूँ। अगर नॉर्मली ये 0.5 से कम ही रहता है, अगर 0.5 से ज्यादा हो गया कार्डियोथोरेसिक रेशो तो एक्रोमेगेली सॉरी कार्डियोमेगेली से डायग्नोस करेंगे, क्योंकि उसमें हार्ट की जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये था जो आपको बताना था। अब अपन आगे आ जाते हैं क्या है। मीडिया स्टर्नम अपन ने देख ही लिया है। ट्रेकिया शुड बी सेंट्रली लोकेटेड, ये अपने को ट्रेकिया दिखा था जो कि राइट साइड में था। ठीक है। इसमें अपने को पल्मोनरी आर्टरी कॉन्वेक्सिटी दिख रही है। फिर अपन ने लंग्स की मार्किंग्स देख ली कि ये लंग्स है, ये रिप्स अपने को विजुअलाइज हो रही थी इसमें। एट भी 8 रिप्स विजुअलाइज हो रही है। ठीक है। डायफ्राम इसमें अपने को दिखी थी, ये डायफ्राम है, डायफ्रामेटिक डोम जिसे अपन कह रहे थे। ठीक है। इसमें कुछ एंगल्स दिख रहे थे जो शायद मैं आपको बताना भूल रहा हूँ। बेसिकली ये जो एंगल होते हैं लंग से लंग का जो ये जो एंगल्स है इसे हम क्रोस्टोफेनिक एंगल बोलते हैं, इस साइड और इस साइड लंग सरफेस के। ये अपने को प्लूरल इफ्यूजन या किसी भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन अगर लंग्स में होता है तो उसकी डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंस होते हैं। और ये जो एंगल होता है हार्ट और लंग्स का इसे अपन कार्डियोफेनिक एंगल कहते हैं। ठीक है। अब फिर आता है प्लूरा। प्लूरा बेसिकली नॉर्मल एक्सरे में प्लूरा नहीं दिखेगी। प्लूरा जब भी दिखेगी जब प्लूरल इफ्यूजन है या कुछ और डायग्नोसिस है। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू अपन ने देखे उसमें, सॉफ्ट टिश्यू अंडरलाइन। अब बहुत जगह ब्रीस्ट भी दिख जाती है, तो ब्रीस्ट तो एक नॉर्मल ऑर्गन है, तो उसे अपने को किसी भी
एबनॉर्मलिटीज नहीं समझना है, वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो अब उसको उस कंडीशन में भी देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फीमेल पेशेंट का अगर चेक्स एक्सरे होता है तो उसमें वो क्या विजुअलाइजेशन होता है और ब्रीस्ट उसमें कैसे शो होता है। तो उसे आपको कंसिडर करके ही आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं समझना है कि वो कुछ एबनॉर्मलिटी है। और मैं आपको बता दूं कि एक्सरे जो है वो एक टूल है डायग्नोसिस का। उसको अपन सिर्फ उसी को, उस फिल्म को देख के हम अपन किसी भी निर्णय में या किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अपन नहीं प्रोसीड कर सकते, क्योंकि बिना उसकी चीफ कंप्लेन, बिना अपन पास्ट हिस्ट्री, बिना उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री के, या बिना इन पेशेंट के, बिना उसे विजुअलाइज ऑस्कल्टेट पाल्पेट करके, बिना इंस्पेक्शन करके अपन किसी भी ट्रीटमेंट पे या किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है। तो जो एक्सरे है ये बेसिकली एक टूल है, इससे अपन प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा एक्सरे में जो रिब्स अपने को विजुअलाइज हुई, क्लेविकल आपने देखी, स्केपुला देखी, वर्टिब्रिज देखी, ह्यूमरस देखी। ठीक है। ये बेसिकली मार्कर्स होते हैं चेस्ट एक्सरे के। और अब अपन एबनॉर्मलिटीज देख लेते हैं। अब अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटीज है तो उसको आप रेडियोलॉजिकल टर्म्स में ही आप उसे देखेंगे, ना कि पैथोलॉजिकल टर्म्स में या फिजियोलॉजिकल टर्म्स में आप उसको इन्फॉर्म करेंगे या कहीं पे आप उसको देखेंगे। अगर आपको कुछ स्टिकीनेस दिख रहा है, ठीक है, तो उसे आप रेडियोलॉजिकल टर्म्स में ही डिफाइन करेंगे, ना कि आप इन जनरल टर्म्स में आप उसको बता रहे हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में जो मेरा नॉर्मल ओवरव्यू था चेस्ट एक्सरे को लेकर वो समझ में आया हो। अगर आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जितने भी केसेस होंगे, क्लिनिकल केसेस, बेसिकली नॉर्मल चेस्ट एक्सरे और क्लिनिकल जो डिसीजेस वाले जो एक्सरे होते हैं वो कैसे विजुअलाइज होते हैं, वो अपन स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू।